तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारा इकोनॉमिक्स एंड सी सेट का प्री बैच चल रहा है। और आज ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर हम रमेश सिंह बुक का चैप्टर नंबर 5 फिनिश कर देंगे और चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और ऐसा नहीं है कि आपको भी साथ में रमेश सिंह बुक ही फॉलो करनी है, आप कोई सी भी बुक फॉलो कर रहे हो, डजेंट मैटर। आप सभी कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो इसलिए आप कोई भी बुक अरे फॉलो कर सकते और ये हैं। कौन? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अरे तो मैं छोड़ना अपने उसको। फॉलो कर दूंगा। और बाकी आपको लाइव ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन राइट नाउ। ओके, अच्छा ये कल का वाला है, चलिए ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा अच्छा एक बार माइक ऑफ कर लीजिए यार, इको हो रहा है क्या? आवाज। हेलो। चलिए ठीक। नीति आयोग पढ़ लेते हैं। ओके, नीति आयोग के बाद ये इसमें फिनिश हो जाएगा चैप्टर नंबर 5, हेलो ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो। बताइए, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। चलिए, नीति आयोग बेसिकली आपको पता है कि ये क्यों लाया गया था। बेसिकली ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था इसने, किसने? पीसी लिख देता हूँ, पीसी का मतलब प्लानिंग कमीशन की जगह पर ये नीति आयोग आया है, एनए करके मैं लिख देता हूँ। अब बेसिकली ये आया क्यों? अच्छा चलो ये बताओ, कौन सी तारीख में आया था? एनीवन, किसी को पता है कब आया था नीति आयोग? 2015 में नीति आयोग आया है। ओके, नीति आयोग जो आया है वो 1 जनवरी 2015 के अंदर में आया है। लेकिन इफ अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई कमीशन है, एक कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है, तो वाई हम क्यों इस नीति आयोग को लेके आए? तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। देखो, अगर देखा जाए मतलब कई सारी चीजें आपको, इफ अगर मतलब कई बार अगर आप कुछ रीजन बता रहे हैं और उस चीज को आप एक मतलब जस्ट लाइक उसको सपोर्ट कर दें किसी एक पॉइंट से, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब जस्ट लाइक कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये हवाई बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको जैसे कि मनमोहन सिंह ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि नीति आयोग को लाना चाहिए, या जो अदर भी एक इनको सिफारिशें लगी थी नीति आयोग के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। तो बेसिकली अगर सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊं तो नीति आयोग के लिए एक मतलब बेसिकली ये कहा गया था कि जो अभी जिस हिसाब से हम चीजें लेके चल रहे हैं वो प्लानिंग कमीशन टैकल आउट नहीं कर पा रहा है। मतलब टैकल आउट नहीं कर पा रहा है क्योंकि 1991 के बाद रिफॉर्म्स वगैरह आए। 1991 के बाद जब रिफॉर्म्स वगैरह इतने सारे आए तो उसके हिसाब से प्लानिंग कमीशन नहीं वर्क कर पा रहा था। मतलब कुल मिला के ये समझ लो वो एक बूढ़ा इंसान हो गया था, ऐसा करके समझ सकते हो। लेकिन और भी क्या रीजन थे वो भी मैं बताऊंगा। मतलब सिंपल अभी तो सिर्फ इतना है कि हाँ, वो एक बूढ़ा इंसान होने लगा था धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से वो चीजों को नहीं संभाल पा रहा था। ठीक। तो इसलिए वो लगा कि भाई एक काम करो, ये रिफॉर्म्स वगैरह जितने भी हैं ये अभी काफी सारे आ गए हैं और वो इस हिसाब से नहीं वर्क कर पा रहे, तो कह रहे चलो ठीक है इसको हटा देंगे, नो इशू, इस पर विचार करेंगे। ओके। अब क्या होता है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, जो कि 15th लोकसभा थी, उसने ऑब्जर्व करा। स्टैंडिंग कमेटी, SCF लिख दे रहा हूँ। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने, जो कि 15th लोकसभा में बैठी थी, 35 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, 35th रिपोर्ट प्रस्तुत करी डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए। तो उसने बताया कि जो पब्लिक जो प्लानिंग कमीशन है उसकी जो जो ये अभी जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो सोशल रियलिटीज हैं, ये सारी चीजें हैं, उस चीज को अलाइन करने में प्लानिंग कमीशन मतलब एक तरीके से फिट नहीं बैठ पा रहा है।
तो हमें कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ये पर्टिकुलरली कुछ चीजों को अच्छी तरीके से टैकल आउट नहीं कर पा रहा है, देन हमको इस चीज को क्या करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, या इसकी जगह कुछ नया एक हम ले आए कमीशन वगैरह एक तरीके से। यही चीज एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, FOR, फॉर्मर लिख देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी बोला था, मनमोहन सिंह जी ने भी क्या बोला था, जिस टाइम पे वो जा रहे थे अपनी फेयरवेल थी उनकी अप्रैल 2014 के आसपास में, तो उस टाइम पे वो भी बोल के गए थे इसके बारे में कि हाँ, ये जो PC का रोल है, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन का रोल है, उसमें कुछ आपको न्यू सुधार करने हैं, यानी कि न्यू चेंजेस की जरूरत है। अभी हम पुरानी अप्रोचेस पे ही चल रहे हैं, जो भी हमारे प्रीवियस अप्रोचेस हैं उन्हीं को लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। तो वी नीड टू चेंज दिस, वी नीड टू चेंज दिस, किसको, प्लानिंग कमीशन को। तो ये प्रधानमंत्री जो कि मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने बोला था। यही चीज एक बार 8th 5 ईयर प्लान में भी बताई गई थी 1992 में। क्योंकि 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, तो बोला कि भाई रिफॉर्म्स कोई अच्छी तरीके से नहीं लेके मे बी चल सकते हैं, तो या तो प्लानिंग कमीशन को रिस्ट्रक्चर कर दो, या इसकी जगह कोई और चीज ले आओ। तो यानी कि रिकमेंडेशन इसके ऊपर काफी सारी आ चुकी थी कि हाँ, वर्क जो है वो काफी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा प्लानिंग कमीशन से, तो हमें इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। अब एक सबसे बड़ा रीजन क्या है इसमें रिप्लेस होने का, इन सारे रिकमेंडेशंस के अलावा भी एक रीजन ये है कि देखो, प्लानिंग कमीशन जो है वो टॉप टू डाउन अप्रोच लेके चलता है, टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन अप्रोच। लेकिन जो नीति आयोग है, NA नीति आयोग, ये डाउन टू अप अप्रोच लेके चलता है, डाउन टू टॉप, ऐसा लिख लो। टॉप टू डाउन का मतलब क्या है कि ये सबसे पहले, मतलब आप पॉलिसी बना लेते हैं, फिर उसके बाद लोगों को पहना देते हैं जूते, मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लो कि आपके पेरेंट्स आपके लिए शॉपिंग करने गए, ठीक, ये चलो मैं किसी का ये जैसे अभी प्रेजेंट है कुछ लोग, अच्छा चलो कोई दो ले लेते हैं, एक सप्तऋषि जी को ले लेते हैं और एक अंशिका जी को ले लेते हैं, ऐसे ये सप्तऋषि जी हो गए, एक अंशिका जी हो गए। इनके पेरेंट्स इनके लिए शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है। अब सप्तऋषि जी के पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपनी तरफ से ही, मतलब कोई भी शूज ले आते हैं विदाउट नोइंग देयर साइज, बट उन्होंने वो गैस कर लिया कि सप्तऋषि जी के ये वाला साइज का शूज आ जाएगा उनको, वो ले आए, ठीक। अब वो साइज छोटा पड़ जाए या बड़ा पड़ जाए, लेकिन अब तो वो उनको पहनना पड़ेगा जैसे तैसे करके, क्योंकि वो रिटर्न पॉलिसी में था ही नहीं कि आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि इनके पेरेंट्स इनके लिए शूज ले आए, अब वो इनकी कंडीशन हो गई है कि भाई अब वो इनको पहनना ही पड़ेगा, अब चाहे वो इनको फिट आए नहीं आए कैसा भी आए। वहीं पे अंशिका जी के पेरेंट्स क्या करते हैं, इनका पूरा प्रॉपर मतलब पैर का जो है वो साइज लेके जाते हैं, और फिर उसी के हिसाब से वो शूज लेके आते हैं। तो यानी कि इफ अगर जब वो शूज लेके आएंगे तो इनको वो फिट आएगा, ओके। सेम विद दिस प्लानिंग कमीशन इज जस्ट लाइक सप्तऋषि जी के पेरेंट्स की, उन्होंने क्या कर दिया, वो पहले उन्होंने पॉलिसी बना दी है, फिर लोगों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नीति आयोग इज जस्ट लाइक कि पहले वो लोगों से पूछ रहा है भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सारी चीजें हैं, और फिर वो पॉलिसी बना रहा है, ठीक है। तो ये अब आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। ठीक, तो ये प्लानिंग कमीशन क्या है, टॉप टू डाउन अप्रोच लेके चलता है, और नीति आयोग क्या है कि डाउन टू टॉप अप्रोच लेके चलता है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट। अब नीति आयोग किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है क्या नहीं है, वो हम बता देते हैं कि बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन भी तो पता होना चाहिए ना, कि इफ अगर कोई है तो उसका फंक्शन क्या है, और इसके अंदर में कौन कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इसका फंक्शन बता देता हूँ। फंक्शन नीति आयोग का क्या है। देखो, सबसे पहली बात, नीति आयोग क्या करता है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी बता दूंगा। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। देखो, इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी सीधा एग्जांपल मैं ही आपको बता देता हूँ। देखो, दो स्टेट हैं, एक स्टेट मान लेते हैं यूपी, एक स्टेट मान लेते हैं महाराष्ट्र।
अभी दोनों यही न्यूज में चल रहे हैं। कोऑपरेटिव में कैसे, कि मान लीजिए कि कोई एक स्कीम उत्तर प्रदेश ने अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करी है और महाराष्ट्र में भी उस स्कीम की जरूरत है, तो ये दोनों आपस में आइडियाज को शेयर करके चीजों को बेहतर वे में लेकर चल लेंगे। कॉम्पिटिटिव में कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु है। यहाँ पे तमिलनाडु इफ अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उत्तर प्रदेश को लगेगा थोड़ा अंदर से जेलियस सा कि अरे यार मेरे को नंबर वन आना है इनसे। तो वो क्या करेगा, अपने वहां इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेगा, काफी सारी चीजें करेगा। अल्टीमेटली फायदा किसका होगा, लोगों का। तो इसी वजह से तो आप देखते हैं नीति आयोग काफी सारे इंडेक्सेस निकालता रहता है, जिससे पता चलता रहता है कि कौन से स्टेट की किस चीज में कौन सी रैंकिंग है। उससे क्या होता है कि कंपटीशन एक क्रिएट रहता है। ठीक, एक ऐसा कंपटीशन नहीं कोई मार धाड़ के करके आगे निकल जाए, नहीं, कंपटीशन डेवलपमेंट वाला कंपटीशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को मतलब लड़ उड़ के आगे निकल रहा है, नहीं, एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इफ अगर अभी तमिलनाडु आ रहा है फर्स्ट पे, तो ये यूपी आने की सोचेगा कि चलो मैं आ जाता हूँ फर्स्ट पे, फिर कोई सा और स्टेट आने की सोचेगा। तो एक कंपटीशन क्रिएटेड है, जिसकी वजह से ये इंडेक्सेस भी निकालता है। तो ये कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। कोऑपरेटिव का कैसे, कि एक मीटिंग हो जाती है, मीटिंग होती है तो उसमें काफी सारे मिनिस्टर्स आते हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह, ये सब अलग अलग स्टेट के। तो वहां पे वो सारी चीजें शेयरिंग ऑफ आइडियाज हो जाता है। ठीक, और क्या करता है ये ये स्टेट का बेस्ट फ्रेंड है। स्टेट का बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, इट्स स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट सेंटर, एट द सेंटर। आप बोलेंगे सर इसको भी बताओ ये कैसे है। ये क्या करता है, हमेशा आप देखो, कभी आप अपने घर में परमिशन लेने जाओ किसी चीज के लिए कि मेरे को बाहर जाना है घूमने, या कहीं ट्रेवलिंग के लिए जाना है, तो आप सीधा अपने फादर से नहीं बोलेंगे जाके। सबसे पहले अप्रोच कहाँ जाएगी, सबसे पहले अप्रोच जाएगी मदर के पास, कि मेरे को मम्मी ऐसे ऐसे यहाँ पे जाना है, तो प्लीज आप उनको कह दो। तो अब क्या होगा, जब फादर के सामने आपकी एक फाइल पेश होगी कि हाँ कहाँ जाना है आपको घूमने, ये सब करके, तो आपकी मदर आपको बैक साइड मतलब पीछे से सपोर्ट कर रही होंगी। बट हमेशा नहीं होता है, कई बार मदर भी अगेंस्ट में हो जाती है कि हाँ नहीं जाना ये वो। बट हाँ, मैक्सिमम टाइम वो भी आपको सपोर्ट करेंगी कि हाँ चलो ठीक है। तो सेम विद दिस, क्या कि जिस टाइम पे स्टेट कोई भी डिमांड एज सच रखते हैं, तो उस टाइम पे स्टेट्स को सपोर्ट करने का काम करता है नीति आयोग। ठीक, सेंटर के सामने। ओके, तो डेट्स वाई स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है ये सेंटर पे। नेक्स्ट, और क्या कहते हैं इसको सर, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग काफी अच्छी तरीके से लेके चलता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जस्ट लाइक, जैसे हम किस में पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग या डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटी में पढ़ते हैं ना। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना, जस्ट लाइक कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। सबसे पहले पावर है सेंटर के हाथ में, फिर उसके बाद है स्टेट के हाथ में, फिर उसके बाद है लोकल लोकल गवर्नमेंट, है कि नहीं। जस्ट लाइक सेंटर में कौन बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी। स्टेट में कौन बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जी। लोकल लेवल पे कौन बैठा है, ग्राम प्रधान वगैरह, ये सारे लोग जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक, तो ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को काफी अच्छे तरीके से लेके चलता है। वो सारी चीजों को देखता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजों की जरूरत है। तभी तो इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है। डेट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थिंक टैंक। थिंक टैंक, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना। हाँ। शायद उनका नेटवर्क इशू होगा मे बी। तो इसको इसी वजह से तो थिंक टैंक कहा जाता था, क्योंकि ये सोचता है। ठीक, चीजों को करने से पहले ये सोचता है, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध वे में कुछ भी कर दिया है इसने। ठीक है, और क्या है सर इसका, और अगर मेन फंक्शन देखेंगे तो नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यानी कि काफी अच्छी Can you तरीके से please ये tell in English, sir? व्हाट, Can you please tell in English? या आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल, I बट can't understand in Hindi, sir. It's very difficult for me. ओके ओके, नो इशू नो इशू। ओके, I will start another batch in full English, because this batch is for Hindi English, means I will use English as well as Hindi, because I have to upload. So actually, I'm from Kerala, Tirubandram, and not understand Hindi properly.
Okay, okay. I understand your concern, but I will try to speak 50-50. Just like I have to use 50% English and 50% Hindi because I have to upload this video on YouTube. If you won't lecture in proper English, then I will start another batch. No issue. Okay. Okay. Next, knowledge and innovation. Knowledge and innovation hub. Knowledge and innovation hub मीन्स अगर आप इसमें देखते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक एक्यूमुलेटर है एज वेल एज डिसेमिनेटर भी है। ये रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आता है। गुड गवर्नेंस कैसे करा जाए यानी कि गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कैसे करा जाए और किस तरीके से चीजों को लेके चला जाए जिससे कि एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके एंड द डेवलपमेंट एक बेटर वे में हो सके चीजों का। ठीक, तो इसलिए ये नॉलेज एंड इनोवेशन हब भी कहा जाता है। इसको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी बोला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी बोला जाता है। इसके साथ साथ इसको कैपेसिटी बिल्डिंग भी, इसका फंक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि ये क्या करता है, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन करता है अलग अलग गवर्नमेंट में, लोकल मतलब लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड्स लेके आता है। मतलब इसकी पूरे वर्ल्ड पे नजर रहती है कहाँ कहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, फिर वो आता है हमको बताता है हर अलग अलग स्टेट को कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये कुछ इसके इसके कॉमन सर चीजें ध्यान रखना। मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं इसके? मेंबर्स अभी आऊंगा मैं, अभी इसका स्ट्रक्चर अच्छा अच्छा, बताऊंगा ठीक ना। है। हम्म, अभी तो मैं इसका फंक्शन बता रहा था कि बेसिकली ओके, इसमें वो क्या। मतलब एकदम ऐसे एक्साइटमेंट सा हुआ ना जानने के लिए कि कौन नहीं नहीं होते नहीं नहीं, ठीक है हैं ठीक है ठीक इतने है, कोई दिक्कत इंटेलिजेंट लोग। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। अभी मैं उसका स्ट्रक्चर भी बताता हूँ। तो वो तो एक फंक्शन था, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन होता है। स्ट्रक्चर किस किस तरीके से क्या क्या चुने जाते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये बताओ, इसका चेयरमैन कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आई थिंक पीएम ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा इसकी गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? गवर्निंग काउंसिल में सीएम होते हैं स्टेट्स के। और जिन स्टेट में सीएम नहीं होते वहां पे कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, यूटीज में खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर। सर, हाँ जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कौन होते हैं सर? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज को चला, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो ये यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर होते हैं, बट वहां पे इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होते हैं ऐसा। जस्ट लाइक जैसे दिल्ली एक एक्सेप्शनल केस है, दिल्ली एक यूटी है एक तरीके से, बट यहाँ पे सीएम होता है। लेकिन अल्टीमेटली इसके ऊपर बैठा कौन रहता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। जस्ट लाइक जैसे अभी कौन है, सक्सेना साहब बैठे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ये एक एक्सेप्शनल है। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी वो ले लीजिए यूनियन टेरिटरी, चाहे आप पुडुचेरी ले लीजिए, वहां पे कोई भी आपको एज सच नहीं देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप आप ले लीजिए, अंडमान निकोबार आप ले लीजिए, चंडीगढ़ आप ले लीजिए, चंडीगढ़ में कोई इलेक्शन नहीं होता है। चंडीगढ़ में लेफ्टिनेंट दिल्ली गवर्नर को होता है। सर फिर ये बोल सकते हैं ना दिल्ली को कि उसमें मतलब स्टेट का भी है और हाँ यूटी का भी मतलब है, मतलब एक्सेप्शनल जैसे केस है स्टेट वो। असेंबली भी हो गया। हम्म। एक्सेप्शनल केस है वो एक, उसमें Sir, can सीएम you होता है tell वो। in English? I can't understand. ओके, सचिदा, ओके।
I told you that I have to upload this video on YouTube. That's why I'm using Hindi as well as English. But if you want to watch lecture in full English, then I will start lecture in English as well. But for now, I have to use Hindi in this lecture because I have to upload this video. And I hope you understand. सर, Hmm. आपने जो बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नेंस, ये लेफ्टिनेंट वर्ड ये क्या सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के गवर्नेंस के लिए यूज होता है सर? समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं। मतलब ये आपने जो बोला लेफ्टिनेंट गवर्नेंट, हम्म एलटीजीओवी जो आपने लिखा है ना, तो हम्म ये एलटी, ये जो लेफ्टिनेंट वर्ड है, ये सिर्फ यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नमेंट है उनके लिए ही हाँ हाँ हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है उनको, सिर्फ यूटीज वालों को। नॉर्मल स्टेट वालों को गवर्नर। ये यूटीज वालों को बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, तो इसको सर, ध्यान रखेंगे। डिफरेंस क्या है? मतलब क्या? तो सर, इनमें डिफरेंस क्या होगा फिर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट और नॉर्मल गवर्नमेंट के बीच, या पता है, अब आप मेरे को पॉलिटी में लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। फिर? लेकिन अगर देखा जाए तो ये पॉलिटी पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स में नहीं आता है कि नहीं? बट चलो जी ठीक है। सर। हम डाउट क्लियर करके चलेंगे, नो इशू। फिर देखो, स्टेट में क्या होता है? स्टेट में होता है सीएम। सीएम अपने स्टेट का राजा होता है। मतलब राजा इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो कुछ भी चाहे कुछ भी करेगा। अब सेंटर यहाँ पे बैठा है। यार ये जो सेंटर है यहाँ पे, अब सीएम, अब ऐसा, अब सेंटर में मान लीजिए कि कोई एक प्रधानमंत्री यहाँ पे कोई और है। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री किसी अलग पार्टी का है और यहाँ पे सीएम किसी अलग पार्टी का है। अब दोनों के बीच में मतलब एक तरीके से नहीं होता, मतलब जस्ट लाइक कि दोनों के बीच में बातचीत कौन कराएगा? इन दोनों के बीच में एक ऐसा पिलर होना चाहिए ना, जो कि सेंटर का बात को स्टेट में कन्वे करे, स्टेट की बात को सेंटर में कन्वे करे। यार अगर आप इसको लोकल लैंग्वेज में समझो, एकदम बिल्कुल वैसे ही, इफ अगर किसी मतलब दो, मतलब अगर किसी की मैरिज होती है, तो कोई एक ऐसा पर्सन होता है ना बीच में, जो कि दोनों फैमिलीज को मिलाता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि लड़की वाले के वो सीधा जाके लड़के लड़के वालों से मिलिए, लड़के वाले सीधा जाके लड़की वालों से मिलिए, नहीं, बीच में एक मीडिएटर होता है। ठीक है। तो सेम है, यहाँ पे एक मीडिएटर है। वो मीडिएटर कौन है? गवर्नर। गवर्नर क्या करता है? ये एक बीच का काम करता है, जस्ट लाइक कि ये सेंटर की बात स्टेट तक पहुंचाता है, स्टेट की बात सेंटर तक पहुंचाता है। अब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, उसका नाम ही क्या है? यूनियन। यूनियन यानी कि उसके पावर किसके हाथ में है? यूनियन के हाथ में। यूनियन उसको रेगुलेट कर रही है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यानी कि यूनियन की टेरिटरी है ये। तो अब यूनियन ही उसको टैकल कर रही है। अब यूनियन ही टैकल कर रही है, तो वहां पे एक ही पर्सन रहेगा जो कि सेंटर के द्वारा रिक्रूट करा जाएगा, एंड दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस वजह से वहां पे कोई भी ऐसा किसी सीएम वगैरह की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि यूटी यानी कि वो यूनियन के ही अंडर में आ रहा है सीधा। तो वहां पे तो वो अपने हिसाब से ही चीजें करवा देगी, नो इशू। ठीक है। ये एक मैंने ब्रीफली हल्का सा बता दिया, एक ओवरव्यू की कैसे होता है। मैंने पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटी पढ़ाएंगे उस दिन और डिटेल में बताएंगे। आई होप कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए समझ में आया यस होगा। सर, यस सर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें मैंने अभी नीति आयोग का बताया था। नीति आयोग क्या करता है? बेस्ट फ्रेंड है स्टेट्स वगैरह का। तो ऑब्वियसली बात है, स्टेट के अलावा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आते होंगे उनके, ठीक, जो कि कौन मतलब यूनियन टेरिटरीज वगैरह के। ओके। 4 इसमें फुल टाइम मेंबर्स होते हैं बेसिकली। अगर इसमें देखा जाए तो कौन होते हैं? 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। ये फुल टाइम मेंबर से पहले मैं आपको वाइस चेयरपर्सन वगैरह ये भी बता देता हूँ, छोड़ो। 4 फुल टाइम मेंबर्स तो बाद में बता देंगे, यहाँ पे बताते हैं। वाइस चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन, जो कि अपॉइंट करे जाते हैं पीएम के द्वारा। अपॉइंट किसके द्वारा करे जाते हैं? पीएम के द्वारा। वाइस चेयरपर्सन एक होते हैं चेयरमैन, या जिसको चेयरपर्सन भी बोल दो, चेयरमैन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वो होते हैं पीएम। फिर होते हैं वाइस चेयरपर्सन, जो कि अपॉइंट करे जाते हैं किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। और गवर्निंग काउंसिल में सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। फिर रीजनल
रीजनल रीजनल काउंसिल होती हैं। रीजनल काउंसिल में कौन होता है? रीजनल काउंसिल के अंदर में होता है भाई कौन? ये स्पेसिफिक रीजनल इशू को टैकल करती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरे देश के इशू को मतलब टैकल करें। मान लीजिए कि कल को अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई दिक्कत आ जाए तो वहां पे जाके ये उस चीज को टैकल आउट करेंगे, तो ये रीजनल इश्यूज को टैकल करेंगे। तो जितने भी वहां के कंसर्न चीफ मिनिस्टर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो होंगे, ठीक है। और नॉमिनीज जस्ट लाइक जो भी नॉमिनेट कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए कल को नॉर्थ ईस्ट का कोई एक इशू को ये लोग टैकल कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेटों को कोई भी दिक्कत है मान लीजिए, तो उन स्टेट के सीएम होंगे इस रीजनल काउंसिल के अंदर। या वहां पे कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएगा। और चेयर कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी करेंगे, ठीक है। तो रीजनल काउंसिल का ये रीजनल इश्यूज को टैकल आउट करती है। कई बार कि कई बार स्पेसिफिक मान लीजिए साउथ के किन्हीं स्टेट्स में हो गया, नॉर्थ के किन्हीं स्टेट्स में हो गया, तो डेट्स फाइन। Another is ad hoc membership। ad hoc membership ad hoc membership का क्या मतलब होता है? ad hoc membership 2 मेंबर होते हैं जो कि एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी से आते हैं, लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑन रोटेशनल बेसिस। यानी कि कुल मिला के ये एक 2 मेंबर आते हैं, 2 मेंबर्स आते हैं, ठीक, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन मतलब एक तरीके से ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह से होते हैं, जो कि रोटेशनल बेसिस पे आते रहते हैं। मतलब जस्ट लाइक आज 2 मेंबर्स, इस साल के लिए 2 मेंबर ये आ गए, दूसरे साल के लिए ये आ गया, फिर तीसरे साल के लिए ये आ गया, इस तरीके से आते रहते हैं। फिर होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप। एक्स ऑफिशियो, अच्छा आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी के अंदर बार बार ये एक्स ऑफिशियो पढ़ा है, बताओ क्या होता है ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स? व्हाट इज एक्स ऑफिशियो? एक्स ऑफिशियो, मे बी रिटायर्ड ऑफिसर। एक्स ऑफिशियो में भी रिटायर्ड रिटायर्ड। ऑफिसर। ओके, एनीवन? सर व्हाट इज? हेलो। हम्म। Yeah, sir, actually, ex officio member is a part of a body by virtue of holding a specific office, not through election or appointment to the body directly, like And committee of council of a board. यार अगर मैं बोलूं जो प्रधानमंत्री हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं इसके, नीति आयोग के, देन या मैं ये बोलूं वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा या के। सर ये भी हो सकता है, मतलब कि जो मतलब किसी और पोस्ट पे भी है। हाँ चलो ठीक है, मैं अब बता देता हूँ। यानी कि ये कुल मिला के ऐसा है, ऐसे समझ लो आप लोगों ने मूवी तो देखी होगी, मूवी देखी है आप? मूवी कौन सी वाली यार, वो क्या नाम था, मैं मूवी का नाम भूल गया। जैकी श्रॉफ रहते हैं उसमें, सलमान खान रहते हैं। नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझे, लेकिन सीन ध्यान आ रहा है उसका। चलो मैं बताऊंगा, दूसरे ही एग्जांपल लेना पड़ेगा, छोड़ो यार। और क्या था, एक और मूवी थी, अच्छा, अरे यार वो वाली मूवी कौन सी जिसमें वो माधुरी दीक्षित भी है, उसमें सलमान खान भी है, शाहरुख खान भी है, जिसमें गाना है काफी फेमस यार, कुछ ऐसे करके सब कुछ भुला दिया करके मूवी का नाम है उसमें, मेरे नाम ध्यान नहीं आ कोई नहीं सर, एग्जाम्पल बता दो, समझ जाएंगे हम। रहा। चलो छोड़ो, अब ध्यान ही नहीं आ रहा मूवी का नाम तो मैं, इसको ऐसे समझ लो, देखो कोई भी एक किसी पोस्ट पे है, मान लीजिए, अच्छा ऐसे समझ लो, मूवी से तो नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन फैमिली में ध्यान ले लेते हैं। अगर कोई मान लेते हैं कल को, मतलब मैं ही हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक मैं अपने आप को ही ले लेता हूँ, और मेरी शादी हो जाती है, मैं चलो अपना नाम वी ही लिख देता हूँ, विशाल वी। और कल को मेरी शादी हो जाती है, जो कि है, चलो ठीक है, ये तो है कि होनी ही है, ये रियलिटी है कि होगी ही। अब क्या होगा, मैं अपनी वाइफ का सिर्फ हस्बैंड नहीं बनूंगा, उसके अलावा मेरे को उसका हस्बैंड बनने के बाद भी अलग कुछ रिलेशंस अच्छा एकदम से जुड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि मैं अपनी वाइफ का चलो हस्बैंड बन गया, लेकिन उसके अलावा भी मेरे साथ एकदम से अलग रिलेशन जुड़ जाएंगे, जैसे कि एक तो ये हस्बैंड वाला मेरी वाइफ के साथ जुड़ गया, ओके। उसके बाद अलग अलग रिलेटिव्स के, मतलब जस्ट लाइक उनके भाई के बच्चे होंगे, वो फूफा जी कहेंगे, मौसा जी, इस तरीके से अलग अलग तरीके के रिलेशंस जुड़ जाएंगे। तो मैंने तो सिर्फ शादी करी थी ना, मैं तो सिर्फ हस्बैंड बना था,
लेकिन वो अलग से सारे रिश्ते एकदम से ही जुड़ गए, 2 मिनट के अंदर वो सारे रिश्ते बन गए। ओके, सेम विद दिस, प्रधानमंत्री बनते ही आप क्या बनेंगे, आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, ठीक। और आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते ही आप लोकसभा के चेयरमैन बन जाएंगे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनते ही आपको ये जो एक वो है ना पोस्ट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपको दहेज में मिल जाएगी कुल मिला के। तो यानी कि आप उस पोस्ट पे रहते हुए भी अलग पोस्ट भी संभालते हैं, ठीक। तो ऐसा समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि हाँ कि ये इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने एग्जाम्पल भी अच्छा दिया था और आप लोगों को ये भी बताया। ओके, फिर इसके अलावा चीफ Sir, did एग्जीक्यूटिव you ऑफिसर। studied in the politics class? आई विल, इफ आई विल गेट टाइम देन आई विल। Okay, actually, I have some problem in Hindi, so it's very difficult for me to understand. ओके ओके, नो इश्यूज, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर कंसर्न, but I will start batch in English soon, very soon. Okay, then you will not face any problem. Okay, sir, thank you. Now, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जस्ट लाइक अमिताभ कांत वगैरह जी थे, ठीक। और स्पेशल इनवाइटीज भी होते हैं, मतलब जस्ट लाइक जैसे आपको इनविटेशन दे दिया, वैसे इतनी जल्दी नहीं आता है, वो डिपेंड करता है कि किस किस को जाएगा, ठीक। स्पेशल इन्विटीज किन को होते हैं, जो कि एक्सपर्ट होते हैं किसी फील्ड में, स्पेशलिस्ट होते हैं, डोमेन नॉलेज होती है उनको, ठीक। सीईओ जो कि अपॉइंट करे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, ये सेक्रेटरी की रैंक पे तो एटलीस्ट होने चाहिए, कौन, सीईओ, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये नीति आयोग का मैंने चीजें फिनिश कर दी हैं कुछ। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर। सर ये जो सीईओ बताया आपने, हेलो। हम्म, हाँ अ, हाँ बताइए। हाँ सर, ये जो आपने सीईओ बताया ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हम्म तो ये आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं सर। हम्म तो सर गूगल के जो सीईओ है उसको भी पीएम अपॉइंट करते हैं? किसको? गूगल के सीईओ। गूगल के सीईओ? मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा रिपीट करो। मेरा मतलब है कि सर ये जो आपने बताया ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हाँ। तो गूगल में भी जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, उसको भी क्या हम्म, पीएम या अमेरिकन प्रेसिडेंट ये ही? देखो, ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ये एक पोस्ट है, वो गवर्नमेंट में भी होती है, वो प्राइवेट में भी होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो, यार कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको कॉमन डाउट आता है, नो इशू एज सच। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि एग्जीक्यूशन वाले काम इसके पूरे अंडर में चल रहा है जो कुछ भी है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि ये सिर्फ गवर्नमेंट में ही पोजीशन होती है, ये प्राइवेट कंपनीज में भी पोजीशन होती है सीईओ। प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज में जो अपॉइंट करता है वो उनका कौन करेगा, उनका ओनर, उस कंपनी का ओनर वगैरह जो होंगे। गवर्नमेंट में कौन करेगा, जो भी एक कंसर्न ऑफिसर होगा, जस्ट लाइक नीति आयोग में सीईओ अपॉइंट करने के लिए पीएम एक कंसर्न ऑफिसर है। तो गूगल इज नॉट जस्ट लाइक कि वो गवर्नमेंट के अंदर में आ रहा है, ये सारी चीजें। गूगल अपना एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपने अकॉर्डिंगली वो सीईओ को रिक्रूट करेगा, एंड देयर इज नो एनी रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन इट, ठीक है। ओके सर। हम्म, चलिए, ओके, नेक्स्ट चल देते हैं हम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बाकी चैप्टर नंबर 6। Sir, but I have one doubt. ओके, Okay. प्लीज टेल मी। Yeah, that American Google CEO is Sundar Pichai. So he is a private CEO of his office. इसे So गूगल, हम्म, yeah, so chief executive officer can be a government post also. yeah, google google is a private company, and for execution it need chief executive officer. So that's why it recruited ceo for itself to perform a execution work. Government also
recruits CEO, but it's a government post, just like PM is recruiting CEO in Niti Aayog. Niti Aayog. Niti Aayog. C Niti Aayog. Okay. CEO is not only a government post. If you find out, CEO also in private companies, just like Google, Infosys, Google, Infosys, Tata, Reliance. There are many companies who recruited CEO, but this is not a government post. It is a private post. Okay, CEO, you have to just like you have to understand, CEO is not a government post. CEO is just a post. Okay, but yes, CEO recruited by government as well to perform execution work in their organizations, just like Niti Aayog is a government organization. Okay, so Prime Minister recruited CEO to perform execution work in a very just like in a very good manner. So CEO is not always a government post. CEO can be a government or private post. I hope you will get it. Yes, I got it, sir. Thank you, sir. Economic reform. Chapter 6. Economic reforms. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेसिकली ये क्या है? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर 1 में क्या क्या बताया, वॉशिंगटन कंसेंसस, ये सारी चीजें अब मैं रिपीट नहीं करूंगा. जिसने नहीं देखा है वो प्लीज जाके देख लें. वॉशिंगटन कंसेंसस, सैंटियागो कंसेंसस, सैंटियागो कंसेंसस क्या होता है, और बीजिंग कंसेंसस में क्या था. मतलब कुल मिला के रिफॉर्म से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें बताई थी कि इस तरीके के हम रिफॉर्म भी करते हैं, सजेस्ट करे गए थे इफ अगर कोई सी इकोनॉमी में क्या दिक्कत आ रही है. प्लीज वॉच लेक्चर नंबर आई थिंक 1 एंड 2. प्लेलिस्ट में से ये 1 एंड 2 देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, सैंटियागो बीजिंग कंसेंसस क्या है. बट यहाँ पे ऐसे इतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार उस चीज को देख लीजिए. ठीक, क्योंकि ये भी एक तरीके के रिफॉर्म रिकमेंडेशन के लिए आया था कि इफ अगर आपकी इकोनॉमी में ये चीजें दिक्कतें चल रही हैं तो आप ये चीज इंप्लीमेंट कर दीजिए अपनी इकोनॉमी को अच्छे से करने के लिए. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में यहाँ पे जो अभी हमारे लिए खासकर इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है एलपीजी. एलपीजी गैस सिलेंडर है ना सप्तऋषि जी? एलपीजी गैस सिलेंडर या कुछ और? क्या है ये एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. अच्छा, हाँ बताइए एलपीजी यहाँ पे क्या है. अंशिका जी बताइए, अनु जी, शचिदा जी. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ओके, ये एलपीजी वो सिलेंडर वाली गैस नहीं है यहाँ? नहीं नहीं. अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सर एलपीजी ये वो वाला सिलेंडर नहीं है. अगर साइंस पढ़ रहे होते तो शायद हो भी सकता था. ये क्या है? अभी तो ये है लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन. व्हाट इज लिबरलाइजेशन? इफ जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप Sir, लोग बताइए क्या है sir, लिबरलाइजेशन. मतलब कि फ्री sir, मार्केट. hello. हेलो. Sir, I can't understand what I was saying. Can क्या you please repeat? Hello. सॉरी. हेलो. Yes, sir. What I was saying, I can't hear. आई एम नॉट गेटिंग यू. व्हाट यू आर आस्किंग? He is saying he is unable to understand Hindi. मैं एक रीजन बार बार बता दूंगा लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा है तो Hello, अभी मैं भी भी कुछ समझ नहीं कर नहीं आ सकता. रहा. sir. I just want to tell that what have you discussed right now? Can you tell me? I haven't heard that one. I did not discuss anything. I am just writing a full form of LPG: liberalization, privatization, globalization.
Nothing more than that. I'm just asking what is liberalization. गैस Okay, tell सिलेंडर me पूछ what is रहे हो? liberalization. फ्री मार्केट. Okay, Liberal literally means free. okay, okay. Sachi Dadi, what is liberalization? No. Can you tell me liberalization? Yes, sir. Liberalization refers to the process of reducing government controls and restrictions in an economy to encourage the private enterprise and improve the economic growth. Hmm. And Okay. And what is I know that privatization it then? also involves in investment and taxation and productions also. Hmm. Not sure about that. I'm aiming to make the economy more market oriented. Am I Okay. right, sir? Okay. Okay. Go ahead. Okay. Can you tell me then what is privatization? सर मतलब जैसे गवर्नमेंट कंपनीज का रूल कम कर देना, जैसे कि भी हो रहा है, मतलब जैसे रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, Hmm. गवर्नमेंट कंट्रोल हटा देना. So Okay. correct, huh? And what is? Sorry, I am not getting. What we would discuss privatization, no? Privatization. I am asking about what is privatization. So privatization is a process of transferring the ownership and management and control of a government owned Hmm. enterprises to private entities. Hmm. Exactly. 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 And globalization. Hello, sir. Hello. 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 I am asking about globalization. Yeah. Sorry, I couldn't connect that. Globalization refers to the process by which economics and societies and cultures integrate through a global network of trade and communication and technologies. Hmm. Exactly. 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 Both. Say. Okay. Now I will tell you what is global. Sir, hello. Level. Hello. Hanji. Sir, can you make me understand what is privatization, sir? Okay. Name. Yeah. हेलो. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir, आ रही है, sir. हाँ. ओके, ठीक है. वो थोड़ा सा कॉल बीच में आ गया था तो मे बी शायद डिस्टर्ब हो गया. लिबरलाइजेशन. ठीक. आप लोगों ने एक टर्म सुनी है जिसको लेजिस फेयर बोलते हैं? मनी हो यू हाँ सर, हर्ड सुना तो है इकोनॉमिक्स में. हर्ड अबाउट दिस टर्म लेजिस फेयर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, लेजिस फेयर? अगर देखा जाए तो ये एक फ्रेंच फ्रेज है. इट इज अ फ्रेंच फ्रेज. इट मींस लेट इट बी. लेट इट बी या लीव इट अलोन. लीव इट अलोन. ठीक है. ये एक फ्रेंच फ्रेज है. ये एक फ्रेंच फ्रेज है जो कि बताता है लेट इट बी या लीव इट एट लीव इट अलोन. इसके अंदर में क्या होता है बेसिकली? इसका मतलब ये होता है इट्स जस्ट लाइक अ इकोनॉमिक फिलोसफी. इट मींस मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. यानी कि गवर्नमेंट का एक मिनिमम इंटरफेरेंस होना इकोनॉमी के अंदर. मिनिमम इंटरफेरेंस. मिनिमम मिनिमम इंटरफेरेंस या मिनिमल गवर्नमेंट. मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना किसी एक चीज के अंदर में, किसी भी चीज में. ठीक है.
जिससे क्या होगा कि अब क्या होगा कि चीजें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, उसमें जो लोकल पीपल हैं या जो भी मार्केट में अपना बिजनेस लेके बैठे हैं उनकी भी चीजों को अच्छी तरीके से लेके चला जाएगा, है कि नहीं? तो अब लिबरलाइजेशन में हम लेजिस फेयर वाली चीज को थोड़ा मतलब क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही आके करेगी। अब हम ये चीज, सबसे पहली बात, ये जो एलपीजी थी ये लेके क्यों आए? देखो क्या था, एलपीजी हम इसलिए लेकर आए क्योंकि 1991 के आसपास जो हमारी जो हालत थी वो पूरी तरीके से एकदम बेकार हो चुकी थी। ठीक, मतलब एक तरीके से हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन आज तक हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में आती है? आर्टिकल 360 में आती है, अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 360 के अंदर में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने तक की हमारे पास नौबत आ गई थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। ठीक, एक तरीके से इकोनॉमी को एक बेहतर वे में ले जाने के लिए अब हम वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने गए, वर्ल्ड बैंक से हमने क्या पैसा लेने गए वर्ल्ड बैंक के पास। अब क्या हुआ, देखो मजबूरी में तो कोई भी फायदा उठाता है आपका, मजबूरी में आपका कोई भी फायदा उठाएगा, चाहे आपके दोस्त हों, यार हों, रिश्तेदार हों, डजेंट मैटर। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो आपका फायदा उठाएगा। फायदा कैसे? कि इफ अगर आपको नीड है ना पैसों की, तो सामने वाला आपके सामने कंडीशन रख देगा। ठीक है, सामने वाला कंडीशन रख देगा, क्या कि भाई मैं तुमको पैसा तो दे दूंगा, मैं तुमको पैसा तो दे दूंगा, लेकिन तुमको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब इंडिया को जरूरत थी उस टाइम पे, और इंडिया के सामने भी उसने बहुत सारी चीजें रख दी। रख क्या दी कि मतलब जस्ट लाइक, जैसे मैं आपको कुछ कॉमन चीजें बता देता हूँ, उसने बोला कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा, तब जाके मैं तुम्हारा तुमको पैसा दूंगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा, स्ट्रक्चरल, आपको अपने यहाँ के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करना होगा। यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। उसके बाद उसने बोला कि भाई आपको डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा अपनी करेंसी का। समझ रहे हो? डिवैल्यूएशन यानी कि जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू को घटाना है हमें, कितने, 19% तक डिवैल्यूएशन। ठीक है, ये 19% सर तक। करेंसी डिवैल्यू करने के लिए क्यों बोला? देखो करेंसी डिवैल्यू करने के लिए इसलिए अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों ने अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही करी है तो इस वजह से, वरना मैं इन्फ्लेशन वाले चैप्टर इन सब में बताता ही ये सारी चीजें क्या इम्पैक्ट करते हैं क्या नहीं। यार एक बात बताओ, मान लेते हैं जस्ट लाइक जैसे किसका एग्जांपल ले लेते हैं, ए कोई कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे बी कोई एक कंट्री है। यहाँ से आप सामान लेने गए हैं, यहाँ पर जो है वो कोई एक प्रोडक्ट 100, ये छोड़ो, रियली एग्जांपल लो ना, इंडिया का और अमेरिका का ले लो। इंडिया और अमेरिका, अमेरिका का एग्जांपल ले लो। इंडिया में क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि इंडिया में कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है। ठीक, 100 रुपीज है किसी भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक, अब अमेरिका का $1 मतलब जस्ट लाइक एज्यूम करो, $1 अमेरिका का 100 रुपीज में आ रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अमेरिका हमसे 100 रुपीज में एक चॉकलेट खरीद रहा है, डेयरी मिल्क की, CHO चॉकलेट खरीद रहा है, इतना ध्यान रखो, चॉकलेट खरीद रहा है 100 रुपीज की एक, और अमेरिका का $1 100 रुपीज के बराबर है। ठीक है, जस्ट एज्यूम अमेरिका का $1 100 रुपीज के बराबर है। अब क्या होता है, कल को हमारे यहाँ में मार्केट का सिनेरियो इस कदर बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ता कैसे, क्या नहीं बिगड़ता, वो मैं चैप्टर नंबर 7 जो इन्फ्लेशन आएगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जस्ट अभी आपको बताने के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। अब हमारे यहाँ चॉकलेट के प्राइस अचानक से हमारी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई वाली सिचुएशन की वजह से, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें आ गई, मतलब टर्मोइल हो गया। अब वो टर्मोइल से क्या होता है क्या नहीं होता है चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर चॉकलेट की जो कीमत थी वो 50 रुपए हो गई है। अब आपको 100 रुपीज में कितनी चॉकलेट मिलेंगी? सर 50 की एक मिल रही है, 50 की एक मिल रही है, तो यानी कि 100 रुपीज में दो मिलेंगी। ठीक, और $1 की कीमत 100 रुपए के बराबर है, ध्यान रखना। अब $1 में इन लोगों को कितनी चॉकलेट मिल रही है? दो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अंडरस्टैंड कि नहीं? यस अंशिका जी सर। आप नहीं पूछ, हाँ, समझ आया ना कि पहले 100 रुपए में हाँ एक मिल रही थी चॉकलेट, अब Sir, hello. So can you repeat in English, sir? एक मिनट
लगातार कॉल करने की। आवाज आ रही है ना मेरी, मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। तो डिवैल्यूएशन के लिए बोला, और उसने बोला कि मतलब डिवैल्यूएशन के अलावा भी उसने बहुत सारी हमारे ऊपर कंडीशंस लगाई कि हाँ इन इन कंडीशंस को आप करिए तब जाके मैं आपको दे दूंगा। इसकी कंडीशंस की पूरी एक लिस्ट है, मैं वो लिस्ट भी आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से कुछ पढ़ लेना। लेकिन हाँ, जो 1991 के बाद रिफॉर्म करे वो मैं अभी बता दूंगा कि 1991 के बाद क्या क्या करा। तो जब वर्ल्ड बैंक ने हमको पैसा देने के लिए हमारे ऊपर कंडीशन लगा दी, तो हमको ये सारी चीजें करना जरूरी पड़ गया, क्योंकि हमको पैसा भी लेना था और हमारी हालत जो थी वो बहुत बेकार हो गई थी। हमारे पास 10-15 दिन का ही पैसा पड़ा था, उससे ज्यादा का पैसा हमारे पास था भी नहीं। ठीक, जब उससे ज्यादा का पैसा हमारे पास था भी नहीं तो हमें भाई पैसा तो लेना ही था, और जब पैसा लेना था तो हमें हर एक चीज माननी पड़ेगी सामने वाले की, है कि नहीं? मजबूरी में इंसान एग्जैक्टली सब कुछ मतलब मानने के लिए तैयार हो जाता है सामने वाले पर्सन की, चाहे वो डिमांड उसकी कैसी भी है। अपने आप को स्टेबल रखना है। जब सर्वाइवल पे बात आ जाती है तो सर्वाइवल में आप लोग मानेंगे। ठीक, तो इंडिया ने उसकी सारी बातें मान ली थी। अब उसके बाद हमने रिफॉर्म करने स्टार्ट करे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे? ये वैसे मनमोहन सिंह जी का ये काफी अच्छा स्टेप था, अगर आप देखेंगे। एलपीजी यानी कि हम पहले बहुत एक लिमिटेड इकोनॉमी थे, हम पहले एक बहुत लिमिटेड इकोनॉमी थे। लिमिटेड कैसे? कि हम बाहर जाके कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मतलब बाहर के लोगों से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, और हम बाहर के लोगों के साथ कुछ भी एज सच, मतलब अगर आप देखेंगे हम किसी एक कंट्री से इतने जुड़े हुए नहीं हैं। कोई बाहर की कंट्री हमारे यहाँ आके अपनी एमएनसी जस्ट लाइक जैसे अभी आपको देखने को मिलेंगी, वो कंपनीज यहाँ पे खुली हुई नहीं है। काफी सारी चीजें हमारे यहाँ लिमिटेड थी, हम एक लिमिटेड वे में होकर चीजें चल रहे थे। तो फिर 1991 के बाद हमने उन सारी चीजों को सबको खत्म करा। हम एलपीजी रिफॉर्म लेके आए, सबसे पहले लिबरलाइज। हम लिबरलाइज क्यों, लिबरलाइजेशन क्यों लेके आए? लिबरलाइजेशन क्योंकि हमने अपने आप को क्या करा, सबसे पहले गवर्नमेंट का जो एक इंटरफेरेंस होता था उसको कम करा। लेजिस फेयर वाली चीज को, लेजिस फेयर एलएफ लिख देता हूँ मैं, उसको हमने प्रमोट करा। मिनिमम गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, यानी कि हर एक चीज में आप गवर्नमेंट आके टांग अड़ाए, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसको लिमिटेड करो। भाई ऐसे थोड़ी कि आप आओगे हर एक चीज करोगे तो सामने वाला पर्सन तो, मतलब मान लो कल को आके मान लेते हैं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, सप्तऋषि जी, यांशिका जी, आपको कल को आके कोई परेशान करता है या तंग करता है कि भाई क्या हुआ, आईएएस निकल गया नहीं निकला है, तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, क्या क्या पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है? एक ये दिन तो सर आपके अभी दिमाग भी में यही करता है। आएगा कि भाई साहब ये क्या ही पूछता रहता है, एक काम करो तुम ही कर लो तैयारी, मेरे को तो छोड़ो। ठीक, वो अंदर से फीलिंग आ जाती है वही यार कि हाँ ठीक है यार, कर तो रहे हैं, तुमको पता होना चाहिए इतना टाइम लगता है, 2 साल लगेंगे कम से कम सिलेबस पूरे होने में, 1 साल लगेगा, ये इतना टाइम लगेगा। अब कोई बार बार पूछे ही जाए, बार बार पूछे ही जाए तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सेम विद दिस, बार बार गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आएगा, सामने वाला प्राइवेट वाला सोचेगा एक काम कर भाई तू ही कर ले, मैं तो नहीं कर रहा, अपने आप कर अब जो भी करना है। तो हमने क्या करा, लेजिस फेयर वाली चीज को अपनाया कि भाई एक काम करो, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसको थोड़ा सा कम कर दो। ठीक, यह इसका एक और बेटर एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ, वो भी मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। Hello. ओके तो हमने इस चीज को प्रमोट करा कि भाई आप अच्छे से चीजों को, Hello, sir. हाँ जी हाँ जी प्लीज। Can you please tell the lessons sir in English once, one time, sir? क्या, व्हाट यू, आई एम नॉट Lessons fair. गेटिंग। लेजिस फेयर, सो लेजिस Yeah, फेयर इज जस्ट yeah. लाइक योर मिनिमम Just मिनिमम गवर्नमेंट। just repeat it in Hindi, no? That one time, please repeat Okay, in okay, English no issue, also. no issue. I'm repeating it in English as well. Laissez-faire means minimum government interference. If there is a minimum government interference, then private players and the other companies will perform in a very productive manner. Okay, just like if you are preparing for UPSC and any one of your relative ask you about again and again how's your preparation going on, how much time you will take to crack this exam, and again your relative and friend is asking, one day you will frustrate and will tell them please
you can do this preparation. Okay, same with this. If government is interfering again and again and asking private players and other companies that how you are performing, how you are doing this, yeah, all this type of things, then one day private player will just like frustrated and will leave all things, and he will and it will go. Okay, so laissez-faire is promoting just like minimum Which government book you are interference. following, sir? Okay, I hope you Which get book it. you are following? Sorry, Which book you are following, sir? I'm following Ramesh Singh. Okay, okay. So actually, I'm following Vivek Singh's books. No, no, And no issue, no issue. If you are following a dead book also, then no issue, because concept are same in each and every book. okay, okay, sir. Okay, sir. Got it. ओके, चलिए ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में हमने चीजों को एक काफी अच्छी तरीके से करा कि हाँ, हम गवर्नमेंट का मिनिमाइजेशन करेंगे। अब प्राइवेटाइजेशन में यानी कि हम प्राइवेट प्लेयर को लेके आए। प्राइवेटाइजेशन में हम प्राइवेट प्लेयर्स की हमने एंट्री कराई। प्राइवेट प्लेयर्स जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनीज। ठीक, मतलब जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे तो 1980s 1990 में जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी जस्ट लाइक यूएसए यूके की, उन्होंने भी अपने यहाँ पे ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी, प्राइवेटाइजेशन करा, यानी कि डीनेशनलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं, यानी कि हर एक चीज और जो जितनी भी कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आएंगे। डीनेशनलाइजेशन यानी कि कुल मिला के हर एक चीज को आप ही नहीं कंट्रोल करेंगे, उसके अलावा भी आप सामने वाले को पर्सन को भी तो मौका दीजिए ना। क्या पता वो आपसे बेहतर परफॉर्म कर दे, आप तो सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं ना। पहले अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज, हर एक सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में ही था। भाई एक तो ऑलरेडी तुम्हारे पास वैसे पैसा नहीं है और तुम हर एक चीज को कंट्रोल में करके बैठे हो, क्या तुम हर एक चीज में आप बेस्ट थोड़ी हो सकते हो? यार आप खुद सोचो कि जस्ट लाइक जैसे मैं हूं, आप हैं, या जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हूं यहाँ पे, ठीक, विशाल, ये है सप्तऋषि जी, एस लिख देते हैं, अंशिका जी ए लिख देते हैं, या एक और जस्ट लाइक जैसे अभी हैं सचिता दी नाम है इनका। यार हम सारे लोग हर एक सेक्शन में थोड़ी परफेक्ट हो सकते हैं। शायद मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी एक सेक्टर में एक बेस्ट हो सकता हूँ, या सप्तऋषि जी अपने किसी एक सेक्टर में बेस्ट हो सकते हैं, अंशिका जी का मतलब कुछ एक अलग टैलेंट हो सकता है, वो किसी एयर सेक्टर में हो सकते हैं, या जो सचिता जी हैं वो अपना किसी एक अलग सेक्टर में एक बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हम हर एक चीज में परफॉर्म कर पाए बेटर, ये नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट वही पकड़ के बैठ गई थी कि हाँ हम तो सारी चीजें वही कर रहे हैं, हम सब चीज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि सब चीज आप ही कर लोगे। हर एक एक सेक्टर का एक अलग अलग एक्सपर्टीज होता है कि नहीं? आपने वो सुन देखा होगा ना, देखा है कभी वो शार्क टैंक? किस किसने देखा शार्क टैंक? शार्क टैंक देखा है एनीवन? No. शार्क हाँ टैंक सर, देख? नमिता ठाकुर मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, सॉरी आई एम आउट। ओके। आपने तो पूरा वो ही बताया। बहुत सही, बहुत सही। तो उसमें वो क्या बोलती है नमिता, मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। एग्जैक्टली, एक्सपर्टीज नहीं है तो भाई क्यों जाना है? वैसे मुझे लगता है वो हर एक चीज में एक्सपर्टीज नहीं है ही बोलती रहती है हमेशा। पर अब वो ठीक है, इसलिए चलिए। थर्ड सीजन में नहीं बोलती, उसे मना करा होगा प्रोड्यूसर ने। अच्छा, अभी नहीं बोलती हैं? नहीं, अभी नहीं बोलती। अच्छा, चलो ठीक है। So हाँ वो whatever explains whatever told. आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दैट वी नीड Hello. प्राइवेट। हेलो। Yeah, yeah. Whatever you discuss, sir, please that in English some keywords. Nothing important. I just discuss about the Shark Tank serial, Shark Tank show, in which there is a person Namita Thapar who always says that I'm not very well expert in this. Just like Oh, it's मेरी a इसमें Bollywood movie, expertise। sir. नमिता थापर। Hollywood movie. नहीं, हॉलीवुड मूवीज नहीं, शो, शार्क टैंक शो, Okay, okay. रियलिटी शो। I
I haven't watched it. Okay, no issue, then no issue. ओके, डीनेशनलाइजेशन। सेकंड, डी इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट करना है। डिस इन्वेस्टमेंट यानी कि जस्ट लाइक हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम रेलवेज का डिस, यार देखो यहाँ पे कई बार कुछ लोगों का एक डिबेटेबल इशू भी हो जाता है, ठीक, कि नहीं डिस इन्वेस्टमेंट बेकार है, ये सारी चीजें गलत हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से और प्लस पॉलिटिक्स को साइड में रख के अगर ये सारी चीजें को अगर देखोगे तो कई जगह चीजें आपको बेनिफिट भी पहुंचाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा कई चीज आपको गलत ही कर रही है। मैं चाहूंगा कि इस तरीके के इशू आप मतलब पॉलिटिक्स ना देख के सिर्फ एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, बहुत बार बहुत लोग की फीलिंग्स जाग जाती हैं, खासकर जो यूट्यूब व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, तो मैं पहले ही बता दूं उनको, ठीक है, कि कभी फिर वो आ जाता है कि हाँ ये इस पार्टी को सपोर्ट करें, इस पार्टी को सपोर्ट करें। भाई हम किसी पार्टी को नहीं हम प्रमोट करेंगे, उससे पहले हम एस्पिरेंट है। ओके, तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जस्ट लाइक कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग, जस्ट लाइक कि मानते हैं अभी कई बार क्या होता है, अभी जैसे एयर इंडिया था, एयर इंडिया गवर्नमेंट उसको नहीं चला पा रही थी, और एयर इंडिया को रिवाइव करने के लिए भी पैसे नहीं थे इतने गवर्नमेंट के पास कि वो उसको चला सके। तो वो किसने खरीदा? टाटा ने। और टाटा ने उसको धीरे धीरे करके अभी रिवाइव करके लेके आए हैं, है कि नहीं? धीरे धीरे करके रिवाइव लेके आए ना। यार कोई एक कंपनी जो कि गवर्नमेंट चला रही है और वो नहीं चल पा रही है, तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, मतलब जैसे कि उसमें आपको प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह को लाना ही पड़ेगा। अब एयर इंडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई उसके अंदर लेके आए, वो किसको लेके आए? टाटा ने उसको खरीदा, टाटा ने उसको अच्छी तरीके से प्रमोट करा, उसको वो लेके चल रही है आगे। ठीक, इस तरीके से कुछ चीजें रेलवे, यार देखो रेलवे वाला जो प्राइवेटाइजेशन है या रेलवे वाला जो डिसइन्वेस्टमेंट है, उसमें आपका एक पॉलिटिकल राय या जो भी कुछ हो वो अलग कह सकता है, लेकिन जो मैं एक आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दे देना बस। डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत टाइप के होते हैं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें। बट हाँ, देखो कुछ चीजें रेलवेज में भी ऐसी होती हैं जो कि रेलवेज पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। आप इस बात को मानो या ना मानो, जब कोई चीज प्राइवेट के हाथ में आ जाती है ना, उसकी सर्विसिंग बहुत बेटर हो जाती है कई बार। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉस्ट नहीं लेते हैं, वो उस हिसाब से कॉस्ट भी लेते हैं, बट इफ अगर आप सर्विसेज को प्रेफरेंस देते हैं तो प्राइवेट की सर्विसेज मोर देन गवर्नमेंट काफी ठीक रहती हैं। अब सर सर्विसेज कैसे? यार आप एक किसी प्राइवेट जेट में जाना, मान लेते हैं आप इंडिगो में चले जाना, और आप एक गवर्नमेंट वाले जेट में जाना, दोनों में फर्क महसूस हो जाएगा। आप वंदे भारत में जाना और आप नॉर्मल ट्रेन में जाना, दोनों में फर्क महसूस हो जाएगा। यार देखो अगर कोई भी पर्सन आपको सर्विस दे रहा है तो उसके वो चार्जेस भी लेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी। बट वो अलग बात है कि हाँ एक्स्ट्रा चार्जेस इतने भी ना हो कि एक मिडिल मैन भी उसको ना दे पाए, या मिडिल क्लास फैमिली भी उसको अफोर्ड ना कर पाए, इतना ज्यादा आप कर दें। बट हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स के आने से काफी सारी चीजें हो जाती हैं। बट हाँ, इसके बीच में काफी कंसर्न्स भी आ जाते हैं कि हाँ रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो जो गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो गई है, पहले लोगों की जो गवर्नमेंट जॉब होती थी वो एक सिक्योर रहते थे, ये सारी चीजें रहते थे। तो हम एक काम कर सकते हैं, इन चीजों पे काम कर सकते हैं कि पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो थे वो एक सिक्योर रहते थे कि चलो हमारी गवर्नमेंट सर्विस है तो हम लास्ट तक रहेंगे। तो आप एक काम करो, वो सारी सर्विसेज, वो जो जितनी भी फैसिलिटीज थी वो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी आप उनको मुहैया कराते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कंसर्न भी है बट चीजें अच्छी भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बेकार ही होती है। यार अगर किसी एक सिक्के का मतलब अगर कोई एक पॉजिटिव पहलू है तो उसका नेगेटिव भी होगा। अगर सिर्फ आप नेगेटिव नेगेटिव ही देखेंगे तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने पॉजिटिव नहीं देखा। यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने पड़ते हैं। यू हैव टू बी ए मतलब न्यूट्रल पर्सन। आप किसी एक तरफ नहीं जा सकते हैं कि हाँ सिर्फ इसका पॉजिटिव ही देखेंगे। वो सिर्फ काम होता है पॉलिटिक्स का, कि आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ की देखनी है। अगर आप रूलिंग पार्टी के हैं तो आपको पॉजिटिव ही देखना है, आप अगर अपोजिशन पार्टी के हैं तो आपको निगेटिव देखना है। एंड यू आर नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, देन यू हैव टू बी न्यूट्रल। ठीक है, आपको उसके ड्रॉबैक पे काम करना है। ओके, यार आज के लिए इस लेक्चर को थोड़ा यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि आज काफी ज्यादा टाइम हो गया है। ठीक, 1 घंटा हो गया। ग्लोबलाइजेशन वगैरह के बारे में कल पढ़ लेंगे, और फिर हम इन्फ्लेशन भी पढ़ेंगे कल। बहुत ज्यादा टाइम। ओके, जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, आई होप आपको अगर मतलब कुछ चीजें नहीं भी समझ आई हो तो आप एक बार टाइप करके मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा।
एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।